हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, ये वीडियो है क्लास 10th के लिए और इसमें हम करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है। और किस चैप्टर के करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी के करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ज्यादा लेंदी नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। और इस वीडियो का ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या रहा क्वेश्चन में? ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमें डिफरेंशिएट करना है कंडक्टर और इंसुलेटर को। देखो रेजिस्टेंस के बेस पे, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं कंडक्टर, ये हमने इधर लिख दिया कंडक्टर, और यहां लिख देते हैं हम इंसुलेटर। इंसुलेटर, ठीक है। किसके बेसिस पे? रेजिस्टेंस के बेसिस पे। अब देखो क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये इस तरीके से एक कंडक्टर है, ठीक है। इसके थ्रू करंट फ्लो होगी। क्या होगी? इसके थ्रू करंट फ्लो होगी। अब इस करंट को रोकने का काम कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस कर रहा है, ठीक है। इस करंट को अपोज कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस कर रहा है। अब जो कंडक्टर है, इसमें आपको पता है कि भैया करंट आसानी से फ्लो करती है, इजीली फ्लो हो जाती है। वहीं पे इंसुलेटर में करंट इजीली फ्लो नहीं होती। तो इसका मतलब जो कंडक्टर होगा, इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा बेटे? लो रेजिस्टेंस। कैसा होगा? लो रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि भाई इसमें करंट आसानी से फ्लो जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस क्या है? कम है। वहीं पे इंसुलेटर के थ्रू क्या होता है बेटा? करंट फ्लो नहीं होती, ठीक है। इंसुलेटर के थ्रू जब करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब करंट को रोकने का काम कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस कर रहा है। और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटे? हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो कंडक्टर होता है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बेटे? हाई होता है। और रेजिस्टेंस के बेसिस पे डिफाइन करना था और नहीं बताना था, तो बाकी टर्म्स को हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो ये देखो, क्वांटाइजेशन कंडीशन कहती है कि Q इज इक्वल्स टू किसके बराबर आता है? एन ई के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? एन ई के बराबर आता है। यहाँ पे ये हो गया एन और ई के बराबर। ई किसको रिप्रेजेंट करता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और ये क्यू क्या है कि जो हमारे पास जो चार्ज गिवन होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा। ई किसको रिप्रेजेंट करेगा? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे बेटे? क्यू अपॉन ई कर देंगे, ठीक है। क्यू कितना है? क्यू देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि 1 कूलम का था, तो 1 हमने रख दिया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो 10⁻⁻19 है, इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूं। तो ऊपर ले जाके क्या हो जाएगा? ये 10⁻+19 हो जाएगा। यहां से एक पॉइंट हटेगा तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा। अच्छा, जो ये 10⁻19 है, इसको मैं क्या लिख देता हूं? एक जो ये पहले से 10 था, और 10⁻19 को मैं लिख देता हूं 10 इंटू 10⁻18 लिख देता हूं। और अपॉन में कितना है? 16 है, ठीक है। तो ये तो इस साइड में तो ये हो गया 100 हो गया, तो ये हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18। ये n की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब जरा कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये नीचे हो जाएगा 4 और ये ऊपर आ जाएगा कितना? 25। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटे 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 1 कूलम का चार्ज बनेगा। तो हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इतने इलेक्ट्रॉन से बनेगा क्या? 1 कूलम का चार्ज, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिस्ट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो देखो दो फैक्टर्स बोले गए हैं, और हमने टोटल कितने फैक्टर्स पढ़े थे? हमने टोटल 4 फैक्टर पढ़े थे, और यहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टर बोल रखे हैं। तो 2 फैक्टर कौन कौन से? पहला हम लिख लेते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हमें पता है कि भैया रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटे? घट जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो एरिया। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एरिया बढ़ेगा
तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर एरिया घटेगा तो बेटा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये दूसरा फैक्टर था। वैसे कोई भी दो बोल रखे हैं तो तीसरा फैक्टर भी बता ही देता हूं मैं। नेचर ऑफ कंडक्टर क्या है? नेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। नेचर ऑफ कंडक्टर, तो देखो नेचर ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंडेंट है कि अगर गुड कंडक्टर है, क्या है बेटा? गुड कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? लो रेजिस्टेंस। क्या होता है? लो आर, लो रेजिस्टेंस। वहीं पे अगर बैड कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है बेटे? हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई आर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। क्या है बेटे? टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर बोला गया, कंडक्टर, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है और टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है बेटे? बढ़ जाता है। और अगर हम टेम्परेचर घटा देते हैं, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है बेटे? घट जाता है। तो यहां पे कोई भी दो फैक्टर्स पूछे गए थे, तो मैंने आपको चार बता दिए, आप इन चार में से कोई से भी दो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ much work is done when 1 coulomb of charge moves against potential difference of 1 volt। कह रहे हैं कि कितना वर्क होगा जब 1 कूलाम के चार्ज को मूव करवाएंगे, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अब अप्लाई किया जाएगा। तो हमें पता है भाई कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है। W पूछा गया है तो क्या लिख सकते हैं? V इंटू Q लिख सकते हैं। अब V कितना गिवन है? 1 वोल्ट गिवन है, 1 वोल्ट गिवन है। चार्ज कितना गिवन है? 1 कूलाम का गिवन है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना आएगा? 1 जूल का वर्क डन आएगा। तो यही तो पूछ रहा था कि कितना वर्क डन होगा जब हम 1 कूलाम के चार्ज को मूव करवाएंगे और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके 1 कूलाम के चार्ज को मूव करवाएंगे, तो उसमें वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन इतना होगा, 1 जूल का वर्क डन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टिविटी। कह रहे हैं कि इनकी रेजिस्टिविटी के बेसिस पे इनको क्लासिफाई करना है। तो हमारे पास तीन चीजें गिवन है, एक हो गया हमारा इंसुलेटर, दूसरा होता है मेटल्स और तीसरा होता है एलॉय। तो तीन चीजें गिवन है, एक है हमारे पास है इंसुलेटर, क्या है बेटा? इंसुलेटर है, दूसरा है मेटल है, और तीसरा क्या होता है? एलॉय। क्या होता है बेटे? एलॉय। अब देखो रेजिस्टिविटी के बेसिस पे इनको हमें क्लासिफाई करना है। देखो तो रेजिस्टिविटी मतलब किसकी प्रॉपर्टी? मतलब है कंडक्टर की प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी का काम क्या है? करंट को अपोज करना, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही कम करंट फ्लो होगी। अब इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या होगी? देखो इंसुलेटर कैसा है, कैसा होता है? जिसमें भैया कोई भी करंट पास नहीं होती, कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटे? हाई रेजिस्टेंस होता है इसमें। क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस होता है। वहीं पे मेटल तो क्या होता है भाई? उसमें करंट बहुत आसानी से फ्लो होती है, इजीली फ्लो होती है, तो इसका रेजिस्टिविटी क्या होती है? इसका रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा बेटे? अच्छा यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लिख दिया, ये रेजिस्टिविटी है बेटे। हाँ, ये जो टर्म है ये रेजिस्टिविटी है, मैं रेजिस्टिविटी लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे, तो ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा मेटल में करंट आसानी से फ्लो नहीं होती, तो अगर करंट आसानी से फ्लो नहीं, मतलब सॉरी, करंट आसानी से फ्लो होती है, इसका मतलब जो करंट है उसको अपोजिशन मिल रहा है कम, और अगर कम अपोजिशन मिलेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटे? लो रेजिस्टेंस होगा इसका। क्या होगा बेटे? लो रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टिविटी। इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा? लो रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा एलॉय होता है क्या भाई? देखो एलॉय दो मेटल्स का मिक्सचर होता है, उनको किसी पर्टिकुलर रेशियो में मिलाया जाता है एलॉय बनाने के लिए, ठीक है। तो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है बेटे वो मेटल से थोड़ा कम होती है, सॉरी मेटल से थोड़ा ज्यादा होती है। क्या रेजिस्टिविटी इसकी जो होगी
इसकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, वो मेटल से थोड़ा ज्यादा होगी लेकिन इंसुलेटर से कम होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या रहा है, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल। मतलब हमें एक डायग्राम बनाना जिसमें एक सेल लगा हुआ है, तो ये हमने बना दिया सेल। ठीक है, ये हमने सेल बना दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया सेल का, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। वोल्टेज कितना है इसका 1.5 वोल्ट एंड 10 ओम रजिस्टर, मतलब एक 10 ओम का रजिस्टर है और एक 15 ओम का रजिस्टर है। कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, और एक प्लग की है। ठीक है, तो मैं की लगा देता हूं यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे की लगाई। ठीक है, ये हमने की लगा दी। अब इसके साथ एक 10 ओम का रजिस्टर और एक 15 ओम का रजिस्टर सीरीज में लगाना है। तो ये हो गया 10 ओम का रजिस्टर है और ये है 15 ओम का रजिस्टर। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक डायग्राम बन गया और हमें एक सिस्टमैटिक डायग्राम ही बनाना था इसमें, तो ये बन गया। और ये सारी चीजें देखो सीरीज में। कैसे पता चलेगा भाई कि ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है कि नहीं, तो देखो यहाँ बड़े वाले टर्मिनल से क्या होती है, करंट निकलती है, ये करंट जाएगी, तो देखो जितनी करंट इसमें जा रही है 10 ओम में, उतनी ही करंट 15 ओम वाले में जा रही है, तो दोनों में करंट सेम जा रही है। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए बेटे, ये दोनों सीरीज में हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, विच इज हैविंग मोर रेजिस्टेंस। मतलब एक बल्ब है 100 वॉट का, 220 वोल्ट उसका क्या है वोल्टेज है, और एक है 220 वोल्ट का और 60 वॉट उसका पावर रेटिंग है। तो पूछ रहे हैं दोनों में से रेजिस्टेंस किसका होगा ज्यादा। देखो पावर के हमने काफी फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े पावर के, हमने पढ़ा वर्क डन अपॉन टाइम पढ़ा, और पावर का हमने और क्या फॉर्मूला पढ़ा, वी आई पढ़ा। पावर का और क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, आई स्क्वायर आर पढ़ा, और पावर का एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वी स्क्वायर बाई आर। अब बच्चे देखो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया किस टाइम पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो भैया देखो जो आपके पास गिवन वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मूला यूज करोगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है और रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, तो हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस हो, और जो कि हमें ऑप्शन दिख रहा है, मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन फॉर्मूला दिख रहा है, तो मैं लास्ट वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा। तो इसको बल्ब ए कह देता हूं मैं और इसको बल्ब बी कह देता हूं, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि भैया किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसका हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम यही है, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो P इज इक्वल टू वी कितना है 220 है ना, तो देखो 220 इंटू 220 स्क्वायर था इसलिए मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। और इसका पावर सॉरी रेजिस्टेंस निकालना है, तो पावर को नीचे भेज देंगे, पावर 100 हो गया। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, कितना हो जाएगा 484 ओम, मतलब 20 इंटू 22 कितना होता है 484। अब यहाँ पर निकालेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। वी कितना है बेटे 220 इंटू 220 अपॉन 60, ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, और भी अगर इसे काटना चाह रहे हैं तो इसे हम और भी काट सकते हैं, तो पहले फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 3 से काट देता हूं, सॉरी 2 से काट देता हूं, तो ये नीचे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा ऊपर 11, और तो नहीं होगा कैंसिल आउट। ठीक है, इसे हम और कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2420 और डिवाइड कर देंगे हम 3 से। अभी इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा जो रेजिस्टेंस वो 806.67। ठीक है, तो यहां पे पूछा था कि रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है, भाई ये बी वाला जो है इसका रेजिस्टेंस क्या है ज्यादा। वैसे तो मैं इसे बिना सॉल्व किए हुए भी बता सकता था। ठीक है, इसको बिना सॉल्व किए हुए कैसे बताते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसका मतलब जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम। तो देखो इसका पावर ज्यादा था तो इसका रेजिस्टेंस क्या आया कम, इसका पावर कम था तो देखो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया ज्यादा। लेकिन एक वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसकी फाइंड कर दिया, वैल्यू फाइंड कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है लार्जर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर of a given material of fixed length, lower is its resistance, give reason।
कह रहे हैं कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा ऑफ अ गिवन मटेरियल, मतलब मटेरियल को भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और लेंथ को भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो बोल रहे हैं कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? तो देखो रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, ये पढ़ा था ना हमने। यहाँ पे ये क्या होता था, ये रेजिस्टिविटी होता था, और रेजिस्टिविटी डिपेंड करता था मटेरियल। तो जो रेजिस्टेंस है वो देखो ये तो फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, दोनों चीज तो फिक्स हो जाएंगे, तो जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, एरिया के। जितना ज्यादा एरिया होगा, एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, कम। अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, उस टाइम पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यही पूछ रहा है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा किसी गिवन मटेरियल का, फिक्स्ड उसकी लेंथ है, तो उसका रेजिस्टेंस लो होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, एरिया के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हाट इज द बेटर वे टू कनेक्ट लाइट एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन डोमेस्टिक वायरिंग सीरीज सर्किट ऑफ पैरेलल। कह रहे हैं कि हमें लाइट को कनेक्ट करना और बाकी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करना है, तो ज्यादा बेटर क्या है भाई, सीरीज ज्यादा बेटर है या पैरेलल ज्यादा बेटर है? तो देखो हमने सीरीज और पैरेलल में हमने डिफरेंस पढ़ा था, तो वही डिफरेंस के हिसाब से हमें यहाँ पे समझना है, सीरीज और किसके हिसाब से, पैरेलल के हिसाब से समझना है। तो देखो सीरीज और पैरेलल में क्या है, जैसे सपोज करते हैं कि हमने सीरीज में एक बल्ब लगा रखा है और एक टीवी लगा ली, ठीक है, इस तरीके से। वहीं पे पैरेलल में भी हमने एक बल्ब लगाया और एक टीवी लगा ली और इसके साथ हमने सोर्स लगा दिया। ठीक है, तो इसके साथ हमने क्या किया, ऐसे सोर्स लगा दिया ऐसे। अब देखो क्या है कि बेटर क्या है, जैसे सब देखो यहां से करंट फ्लो करेगी, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तब काम करेगा जब यहां से करंट जाएगी, इस टर्मिनल से निकल के दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाएगी, तब ये काम करेगा। ये जो दूसरा टर्म, ये भी तभी काम करेगा जब करंट यहां से फ्लो होते हुए जाएगी, दूसरे टर्मिनल तक पहुंचेगी, तब ये काम करेगा। ये भी वैसे ही काम करेंगे कि भैया जब यहां से करंट जाएगी, इनसे होते हुए फ्लो होते हुए जाएगी और यहां तक पहुंच जाएगी, तब ये काम करेंगे। अब क्या है, अगर सपोज करो कि बल्ब खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो काम करना बंद कर देगा तो इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं पास होगी। अगर इसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होगी तो ये भी काम करना बंद कर देगा। लेकिन यहां पे क्या है कि अगर ये काम करना बंद कर देता है तो करंट यहां से ऐसे जब आएगी तो करंट के पास तो फ्लो होने के लिए रास्ता चाहिए, तो ये इसके थ्रू फ्लो होगी करंट और ये वाला वर्क करेगा। तो अगर ये काम नहीं कर रहा तब भी ये काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये काम करना बंद कर दे रहा है तो ये वाला भी क्या करेगा, ये भी काम करना बंद कर देगा। तो पहला रीजन तो यही है कि भैया अगर सीरीज में अगर एक अप्लायंस ने काम करना बंद कर दिया तो बाकी अप्लायंसेस भी काम करना बंद कर देते हैं। वहीं पे पैरेलल में क्या होगा कि पैरेलल में अगर एक ने काम करना बंद किया तब भी दूसरा वाला काम करता रहता है। ठीक है, दूसरा है कि भैया सीरीज में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनका वोल्टेज क्या होता है कि अलग अलग होता है। वहीं पे पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है बेटे, सेम होता है। सेम वोल्टेज की वजह से इनके थ्रू जो करंट फ्लो करेगी या फिर जो इनकी जो वर्किंग होगी वो प्रॉपर होगी। लेकिन सीरीज में क्या होगा कि वोल्टेज अलग होने की वजह से तो किसी का वोल्टेज कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, तो ये इनकी वर्किंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। एक और ड्रॉबैक है सीरीज का कि भैया ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेटे एक ही स्विच से ऑपरेट किए जाएंगे। मतलब अगर हम स्विच यहाँ पे लगाएंगे तो एक ही स्विच से ऑपरेट किए जाएंगे। लेकिन पैरेलल में क्या होगा कि इसके लिए अलग स्विच, इसके लिए अलग स्विच। जैसा आपने घरों में देखा होगा कि हम घरों में जिस रूम में बैठे हुए हैं तो वहां पे लाइट के लिए अलग स्विच है, फैन के लिए अलग स्विच है, टीवी के लिए अलग स्विच है, फ्रिज के लिए अलग स्विच है। लेकिन सीरीज में सबके लिए क्या होगा, एक कॉमन स्विच हो जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा बेटर कौन सा होता है बेटे, पैरेलल कनेक्शन ज्यादा बेटर है। किस चीज में, हाउस होल्ड सर्किट में पैरेलल कनेक्शन ज्यादा बेटर है। इस वजह से हम हाउस होल्ड सर्किट में पैरेलल कनेक्शन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल्स टू 1 किलोवाट। कह रहा है कि 1 किलोवाट आर में कितने जूल्स होंगे। तो देखो 1 किलोवाट नहीं, सॉरी 1 वॉट आर है। क्या है ये, 1 वॉट आर। तो 1 वॉट आर का मतलब क्या होता है, 1 वॉट इंटू 1 आर, ऐसा होता है ना। वॉट को तो ऐसे रहने देते हैं, वॉट को तो ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे। वहीं पे अगर आर को सेकंड में करेंगे तो कन्वर्ट तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। ठीक है, 3600 सेकंड। अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3600। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा तो ये हो जाएगा 3600 वॉट आर। क्या आएगा बेटे, 3600 वॉट आर।
वॉट आर कुछ और नहीं होता, वॉट आर क्या होता है, जूल होता है। वॉट आर क्या होता है बेटे, जूल होता है। ये जूल हो जाएगा, ये वॉट आर, ये जूल हो जाएगा। तो 1 वॉट आर नहीं, सॉरी ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये सेकंड है बेटा, ये क्या है, ये सेकंड है। हाँ, ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे इसको, ये यहाँ पे सेकंड है। तो 3600 वॉट सेकंड को, तो वॉट सेकंड को हम क्या लिखेंगे बेटे, जूल लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3600 जूल हो जाएगा। और अगर इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। तो 1 वॉट आर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेड टू बी 1 वोल्ट। कह रहे हैं कि कब बोला जाएगा दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। मतलब यहां पे हमें सिंपली 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। तो भैया हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था कि W अपॉन Q होता है। क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, W अपॉन Q होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 वोल्ट लिख लेते हैं, और जूल को, ये वर्क को क्या लिख सकते हैं, 1 जूल लिख देते हैं। ये हमने 1 जूल लिख दिया, ठीक है ऐसे, और ये 1 कूलम। अब क्या है, 1 वोल्ट है क्या, मान लेते हैं कि हमारे पास एक 1 कूलम का चार्ज है। ये क्या है, हमारे पास 1 कूलम का चार्ज है जो कि इंफिनिटी पे रखा हुआ है। उसे वहां से लेके इस पॉइंट तक लेके आना है, यहां इंफिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लेके आना है बेटा इसको। तो इंफिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्कडन किया जाएगा उस वर्कडन को बोला जाएगा क्या, 1 वोल्ट। तो क्या है 1 वोल्ट, क्या है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, या फिर फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बेटे, हम उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो 1 वोल्ट क्या है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, 1 कूलम के चार्ज को लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा, ठीक है, उस वर्क डन को बोलते हैं क्या, 1 वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफाइन एम्पियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अ करंट। मतलब हमें एम्पियर को डिफाइन करना है। तो पहले देखो करंट होता है क्या है, Q अपॉन T होता है बेटे। क्या होता है, Q अपॉन T होता है। Q क्या है, चार्ज है, T क्या है, टाइम है। अभी अगर इसकी यूनिट रख दो तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। और चार्ज को हम क्या लिख देंगे बेटे, चार्ज को हम लिख देते हैं 1 कूलम लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 1 सेकेंड। तो अगर हमें 1 एम्पियर डिफाइन करना होगा तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा होगा किसी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकेंड में। कितना, जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा होगा, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के थ्रू अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है तो इस कंडक्टर के थ्रू कितनी करंट पास हो रही होगी, 1 एम्पियर की करंट पास हो रही होगी। तो डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड देन द करंट विल बी 1 एम्पियर। द करंट कितनी होगी बेटा, 1 एम्पियर की करंट होगी। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड। कह रहे हैं कि करंट को क्या होगा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डबल कर देंगे। तो देखो हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटे, ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल्स टू IR होता है, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ जाता है, अगर वोल्टेज घटता है या पोटेंशियल डिफरेंस घटता है तो करंट भी घट जाता है। तो यहां पे यही कह रहा है कि अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, अगर इसको हमने डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो करंट भी क्या हो जाएगी बेटे, करंट भी 2 टाइम्स हो जाएगी। तो क्या होगा, इट विल बिकम डबल। ठीक है, ये भी डबल हो जाएगी, क्या, करंट भी डबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंजेस व्हेन इट्स डायमीटर इज डबल्ड। कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज होगा अगर हमने उसके डायमीटर को डबल कर दिया। तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये क्या है, ये रेजिस्टिविटी है,
ये क्या है, ये लेंथ है, ये क्या है, एरिया। अच्छा एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। अच्छा अगर डायमीटर के फॉर्म में अगर हमें एरिया लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो देखो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, ये होता है ना रेडियस। तो आर की जगह अगर मैं d/2 रख दूं तो क्या मिलेगा हमें, पाई d/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई d²/4। मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, रो एल अपॉन एरिया। एरिया की जगह ये रख लेता हूँ पाई d²/4। ये 4 यहां से ऊपर चला जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 4 रो एल बाई पाई d²। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर हमने डायमीटर को डबल कर दिया, इसका मतलब जो नया डायमीटर है, जो नया डायमीटर वो क्या हो गया, 2 टाइम्स हो चुका पुराने डायमीटर के। अगर नया डायमीटर 2 टाइम्स हो जाएगा तो अब फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, तो देखो क्या होगा, नया रेजिस्टेंस क्या जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू या R1 इज इक्वल टू 4 रो एल अपॉन पाई, डी की जगह नया डायमीटर कितना हो गया, 2d है। ठीक है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 रो एल अपॉन पाई, ये हो जाएगा 4d²। 4d², ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये बचेगा रो एल अपॉन पाई d²। अब इसका और इसका अगर मैं रेशियो ले लूं, ठीक है, तो r अपॉन R1 या r डैश, इसका रेशियो ले लूं तो ये हो जाएगा 4 रो एल अपॉन पाई d²। नीचे क्या आएगा, रो एल बाई पाई d²। अब देखो रो एल से रो एल कैंसिल हो गया, पाई d² से पाई d² कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, r अपॉन R1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जो नया R1 की वैल्यू निकालते हैं तो R1 को इधर भेज देते हैं, 4 को नीचे भेज देंगे, तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा बेटे वो पुराने वाले रेजिस्टेंस के 1/4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटे, 1/4 टाइम्स। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा अगर हम उसके डायमीटर को, वायर के डायमीटर को अगर हम 2 टाइम्स कर देंगे, तो जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या रहा, द वोल्टेज VI ग्राफ ऑफ अ मेटालिक सर्किट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स इज शोन। मतलब हमें 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एक मेटालिक वायर है, उसका VI ग्राफ बना के दे रखा है। विच ऑफ द 2 रेजिस्टेंस इज हायर, मतलब दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और क्यों। तो देखो हमने पढ़ रखा है कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ विल गिव रेजिस्टेंस, क्या देता है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ। VI ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा बेटे, वो R देता है, रेजिस्टेंस देता है। अब देखो पहला वाला ग्राफ ये है इसका, तो इसका रेजिस्टेंस ये हो जाएगा R1। दूसरा ग्राफ ये, तो दूसरा वाले का रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा ये। अब देखो यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि R1 बड़ा है R2 से, है ना, देखो इसका स्लोप ज्यादा है, तो R1 बड़ा हो गया R2 से। अब आगे क्या है, तो हमने ये भी पता है कि भैया अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, अगर टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है। अब यहां पे इसका रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ, ज्यादा दे रखा है, R2 क्या है, कम है। अगर R1 ज्यादा है इसका मतलब T1 की वैल्यू भी क्या होगी बेटे, T2 से ज्यादा होगी, T1 की वैल्यू भी T2 से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे यही पूछा है कि दोनों में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, T1 ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस का पता कैसे चला, स्लोप से पता चला, तो इसका स्लोप ज्यादा था, इस वजह से इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डज अ वोल्ट मीटर हैव लो रेजिस्टेंस और अ हाई रेजिस्टेंस। देखो क्या रहा है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए। अब देखो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक रजिस्टर है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी और वोल्ट मीटर को हम ऐसे पैरेलल में लगाते हैं, ऐसे ये इस तरीके से हम पैरेलल में लगाते हैं। अब यहां से करंट आएगी, तो ये जो वोल्ट मीटर है इसका काम है सिर्फ और सिर्फ ये जो दोनों टर्मिनल्स यहाँ पे ये लगा रखा ना, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापना। मतलब ये चाहेगा कि ये इसके थ्रू करंट फ्लो ना होने पाए। अगर करंट फ्लो ना होने पाए, कौन, वोल्ट मीटर चाह रहा है कि इसके थ्रू करंट ना होने पाए, तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे, कितना कैसा होना चाहिए बेटे, हाई रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि भैया वो करंट को अलाउ नहीं करता कि उसके थ्रू फ्लो हो सके, ठीक है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। अच्छा एक और चीज याद रखना है कि जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है, आइडियल वोल्ट मीटर होता है,
उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है बेटे। क्या होता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है उसका। किसका? जो आइडल वोल्ट मीटर होता है ना, आइडल वोल्ट मीटर, उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ विल द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर चेंज व्हेन इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड बाय स्ट्रेचिंग इट। मतलब हमारे पास मान लेते हैं कि एक ये वायर है, ठीक है, इसका लेंथ L है। कह रहे हैं कि इसको स्ट्रेच किया गया और इसकी लेंथ को 3 गुना कर दिया गया। स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को कितना कर दिया गया? 3 गुना कर दिया गया, 3 टाइम्स कर दिया गया। तो पूछ रहे हैं कि रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। क्या रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो भैया, रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी। कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी? 2 ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी। पहला होता था नेचर, दूसरा होता था टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर। जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो इसकी सिर्फ लेंथ चेंज हुई और इसका जो एरिया होगा वही चेंज हुआ। मटेरियल चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। टेम्परेचर चेंज हुआ? टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ। मतलब ना ही नेचर चेंज हुआ ना ही टेम्परेचर चेंज हुआ, तो रेजिस्टिविटी विल सेम, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम। क्या रहेगी बेटे? सेम रहेगी रेजिस्टिविटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस शुड एन एमीटर हैव। कह रहा है कि एमीटर का रेजिस्टेंस किस टाइप का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। देखो एमीटर क्या है, देखो ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ हमने जोड़ दिया एमीटर। क्या जोड़ा बेटा? इसके साथ एक एमीटर जोड़ दिया, इस तरीके से ये जोड़ दिया। अब देखो यहां से क्या होगा? करंट फ्लो होगी। इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी क्या होगी? करंट फ्लो होगी। वही करंट इस एमीटर के थ्रू फ्लो होगी। मतलब एमीटर का तो काम ही है करंट को मेजर करना। इसका मतलब वो करंट को क्या चाहेगा? करंट को इजीली पास करने देना चाहेगा, कि मतलब इसके थ्रू करंट आसानी से फ्लो हो जाए। तो जो ये है, अगर इसका ये आसानी से करंट को फ्लो होना चाहेगा, मतलब इसके थ्रू करंट आसानी से फ्लो होना चाहेगी, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा बेटे? लो रेजिस्टेंस होगा। कैसा होगा बच्चों? लो रेजिस्टेंस। क्यों लो रेजिस्टेंस? क्यों? क्योंकि भैया अगर रेजिस्टेंस होगा इसका, अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो इसके थ्रू करंट नहीं फ्लो कर पाएगी, और अगर करंट नहीं फ्लो कर पाएगी तो इसका काम ही क्या काम है? करंट को ही तो मेजर करने का है। ठीक है, अच्छा, जो आइडल एमीटर होता है बेटा, आइडल एमीटर होता है, जो आइडल एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? जीरो रेजिस्टेंस। आइडल एमीटर हैव जीरो रेजिस्टेंस। तो याद रखना, बहुत बार आ भी जाता है क्वेश्चन में कि आइडल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बताओ, या फिर पूछ लेंगे कि आइडल एमीटर का रेजिस्टेंस बताओ। तो आइडल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा बेटे? 0। और वहीं पे आइडल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। क्यों वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट? क्यों? क्योंकि उसके थ्रू करंट नहीं फ्लो होनी चाहिए। और एमीटर का रेजिस्टेंस 0 क्यों? क्योंकि इसके थ्रू करंट फ्लो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट निकालनी। तो देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टेंस का क्या था? रो एल बाई ए। अगर मैं यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालूंगा तो क्या होगा? आर ए बाई एल हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी यूनिट्स रख लेते हैं। आर की यूनिट क्या हो गई? ओम। ए की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। एल की यूनिट क्या होगी? मीटर। ये मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रो की यूनिट क्या बचेगी? ओम मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटे? ओम मीटर। आपको याद भी होनी चाहिए कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा, रेजिस्टिविटी का एक और नाम भी बताया था मैंने आपको। रेजिस्टिविटी का एक और नाम होता था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हो सकता है कि अगर बाई चांस कभी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया जाए कि भैया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से दे दिया गया, तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ। मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, वो उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही काउंट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ और नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ही है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 115 वोल्ट टू अ पॉइंट 125 वोल्ट। मतलब हमारे पास कह रहे हैं कि एक चार्ज है ये, ठीक है, ये एक चार्ज है, यहाँ पे ये रखा हुआ 115 वोल्ट पे रखा हुआ। कह रहे हैं कि इसको लेके जाना है हमें 125 वोल्ट के पॉइंट तक लेके जाना।
कह रहे हैं तो इस पूरे में कितना वर्क डन होगा, जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क डन हो रहा है। तो भैया देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है ना। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो देखो इनका डिफरेंस हो जाएगा 125 माइनस 115, ये यहाँ से हम डिफरेंस निकालेंगे, वर्क डन फाइंड करना है, क्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा W अपॉन 3, W की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाके, तो ये हो जाएगा 30 जूल, कितना हो जाएगा 30 जूल। ठीक है, तो ये पूछ रहा था हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क हो रहा है, तो 30 जूल का वर्क हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा रो इज इक्वल्स आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, तो रो की वैल्यू क्या निकाली थी, आर ए बाई एल निकाली थी। अगर मैं ए की वैल्यू को यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर रख दूं, एल की वैल्यू को यहाँ पे 1 मीटर रख दूं, तो रो की वैल्यू, रो किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर। अब देखो अगर हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिफाइन करना है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्या है बेटे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, ये क्या है, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, लेकिन कब, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है बेटे, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है, लेकिन कब है, जब कंडक्टर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर का होगा और लेंथ कितने का होगा, 1 मीटर का होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, इन अ सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्राइजिंग अ रेजिस्टर मेड अप ऑफ मेटेलिक वायर, एमीटर रीड्स 5 एम्पियर। मतलब कह रहा है कि एक सीरीज सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से एक रेजिस्टर लगा हुआ है और इसमें एक एमीटर भी लगा हुआ है, और एमीटर बता रहा है कि इसमें करंट कितनी की, 5 एम्पियर की। द रीडिंग ऑफ अ एमीटर डिक्रीजेस टू हाफ। मतलब कह रहे हैं कि जो ये एमीटर है इसकी रीडिंग हाफ हो जा रही है। मतलब पहले इसका करंट कितना था, पहले इसमें करंट थी बेटा 5 एम्पियर की, बाद में कह रहे हैं कि इसका हाफ हो जा रही है, इसकी करंट कितनी हो जा रही है, हाफ हो जा रही। क्यों हो रही है हाफ, व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। कह रहे हैं कि जब वायर का लेंथ को अगर हम डबल कर देंगे तो करंट हाफ हो जा रही। तो क्यों होगी, अब जरा पहले इसको समझते हैं। तो देखो हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है, R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो मैं यहां पे रख सकता हूं, तो V इज इक्वल्स टू आई और R की जगह रख लेते हैं रो एल बाई ए रख लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये रख दिया। अब अगर यहां पे पूछा है कि द रीडिंग ऑफ एमीटर डिक्रीजेस टू हाफ व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। डबल करने पे हाफ क्यों जा रहा है, तो देखो यहां से अगर मैं आई की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये रो हो जाएगा, और सॉरी ये रो हो जाएगा, ये रो चला गया और ये एल चला गया। अब जरा ध्यान से देखो, जो आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना एल के ना, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा तो क्या होगा, लेंथ बढ़ाएंगे करंट घट जाएगी, लेंथ घटाएंगे करंट बढ़ जाएगी। या फिर सिंपल सा हम एक और चीज कह सकते हैं कि भैया अगर हमने लेंथ बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो अगर हमने लेंथ को दुगना कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दुगना हो जा रहा है। इस वजह से करंट क्या हो जा रही है, हाफ। और अगर यहाँ पे अगर मैं करंट का वोल्टेज का रेजिस्टेंस के साथ भी रेशियो निकालूंगा तो V बाई आर ही आएगा। तो यहां से तो हमें डायरेक्ट रिलेशन मिल गया था करंट और लेंथ के बीच में। यहां पे हमारे पास रिलेशन मिल गया किसका, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। तो अगर हमने लेंथ बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हमने लेंथ डबल कर दी इसका मतलब रेजिस्टेंस डबल हो गया और करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है भाई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। भाई हमने देखो 4 फैक्टर्स पढ़े थे रेजिस्टेंस के। एक कौन कौन सा था, पहले तो एक था लेंथ था, दूसरा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा था नेचर, क्या था, नेचर, और चौथा था बेटा टेम्परेचर। चौथा फैक्टर क्या था, टेम्परेचर।
ठीक है, तो हमें ये तो पता ही है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर हम घटा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ यही पूछा गया है, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस। कह रहा है कि रेजिस्टेंस को क्या होगा अगर हम टेम्परेचर, कंडक्टर के टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देंगे, तो कंडक्टर के टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटे, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 10th क्लास के लिए कर रहे हैं। अगर आप सीनियर क्लास में होते, 12th क्लास में होते, तो मैं इसका रिलेशन आपको रिलैक्सेशन टाइम के साथ करके बताता, लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर रेजिस्टिविटी। कह रहा है कि इनमें से ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है। ठीक है, दोनों के दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। देखो एक है मेटल और दूसरा है एलॉय। क्या है बेटे, मेटल है, एलॉय। एलॉय किससे बन रखा है बेटे, एलॉय मतलब मेटल से ही बन रखा होता है और उनकी प्रॉपर्टीज एनहेंस करने के लिए बना होता है। तो अगर हम दोनों में पूछेंगे तो गुड कंडक्टर कौन है, ये गुड कंडक्टर होगा बेटे। ये क्या होता है, मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होगा। और ये इसके हिसाब से, मेटल के हिसाब से जो एलॉय है इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, थोड़ा सा कम होगी। अगर इसकी एलॉय की कंडक्टिविटी कम होगी तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटे, रेजिस्टिविटी विल बी हाई। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, हाई होगी। ठीक है, तो मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है, तो उसका कंडक्टेंस क्या है, ज्यादा है। एलॉय का कंडक्टेंस क्या है, या एलॉय की कंडक्टिविटी क्या कम है। एलॉय की कंडक्टिविटी कम है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एलॉयज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। कह रहे हैं कि एलॉय को यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में rather than pure metal, give one reason। तो देखो पहला रीजन तो यही है, एक ही पूछा, तो देखो एक और चीज, प्योर मेटल्स विल गेट ऑक्सीडाइज। क्या हो जाएगा, विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, जो प्योर मेटल है बेटे ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ प्योर मेटल को ही यूज करेंगे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ये खराब हो जाएंगे। पहला रीजन ये। दूसरा, एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होता है, हाई। एलॉय विल हैव हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी। क्या है बेटे, हाई रेजिस्टिविटी। और अगर एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होगी तो ये हीट भी ज्यादा ही डेवलप करेगा। क्या होगा बेटे, हीट ज्यादा ही डेवलप करेगा। और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में हीट का ही तो काम है ना। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में किसका काम है बेटा, हीट का ही। हीट ही तो जनरेट करनी, तो जाहिर सी बात है हीट जनरेट करने के लिए उसका रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस। कह रहा है कि अगर हमने कह दिया कि रेजिस्टिविटी, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ये 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है, इसका क्या मतलब हुआ। अब देखो रेजिस्टिविटी अभी हमने फाइंड किया था कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, रो आर ए बाई एल। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को 1 मीटर स्क्वायर रख दूं, एल की वैल्यू को 1 मीटर रख दूं, तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा ना, ये होगा। तो अभी अगर पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होगा रेजिस्टेंस of the conductor will be 2.63 into 10⁻⁸ ओम। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि भैया हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम। ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टिविटी का मतलब ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो, मतलब हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी क्या, रो, इज पुल्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। इसको पुल किया गया और उसकी लेंथ को डबल कर दिया गया। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी। कह रहे हैं कि नई रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो भैया देखो, ना ही नेचर ऑफ कंडक्टर चेंज हुआ, नेचर भी चेंज नहीं हुआ, ना ही टेम्परेचर, जब हमने उसे पुल किया तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ, तो ना ही नेचर चेंज हुआ ना ही टेम्परेचर चेंज हुआ, इसलिए रेजिस्टिविटी पे कोई भी असर नहीं आएगा, मतलब रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी। ओके बच्चों, क्या होगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी बच्चों। ठीक है,
तो रेजिस्टिविटी नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, ना ही नेचर चेंज किया ना ही टेम्परेचर चेंज किया, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। कह रहे हैं कि कॉपर और एल्यूमिनियम वायर को क्यों यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक करंट के ट्रांसमिशन में, मतलब करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसके लिए हम इनको यूज करते हैं क्यों। पहली चीज, इनका स्ट्रेंथ क्या होगा, हाई स्ट्रेंथ होता है बेटे, हाई स्ट्रेंथ होता है, क्या होता है इसमें, हाई स्ट्रेंथ होता है। दूसरी चीज, इनकी कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर होते हैं बेटे, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तीसरी चीज, लो कॉस्ट, इनका कॉस्ट क्या है, लो कॉस्ट है, इनका कॉस्ट लो है। ठीक है, तो इसमें कॉपर वायर को और एल्यूमिनियम वायर को क्यों यूज कर रहे हैं, पहली क्योंकि इसका स्ट्रेंथ क्या है बेटा, ज्यादा, मतलब आसानी से ब्रेक नहीं होगा। वैसे तो देखो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक तो उसकी स्ट्रेंथ कम है, दूसरी चीज उसका कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो हाई स्ट्रेंथ होता है इनका, गुड कंडक्टर होते हैं और इनकी कॉस्ट क्या होती है बेटे, लो कॉस्ट होती है, इस वजह से हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या रहा है हमारे पास, टू रेजिस्टर्स, एक है 20 ओम का एक 40 ओम का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है इस तरीके से, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक इसको 20 ओम वाले को यहां लगा दिया और 40 ओम वाले को यहां लगा दिया ऐसे। ठीक है, या ऐसा लगा दिया, इस ऐसे हमने एक इस सर्किट में लगा दिया। ठीक है, कह रहा है हाउ डज द करंट पासिंग थ्रू द टू रेजिस्टर कंपेयर, मतलब इसमें हमें कंपेयर करना है कि किसमें करंट ज्यादा होगी। देखो मान लेते हैं कि करंट यहां से गई आई, ये करंट गई और पैरेलल में भाई डिवाइड हो जाती है, तो मान लेते हैं कि यहाँ I1 चली गई और नीचे वाले में I2 चली गई। ये ऊपर वाले को फिलहाल क्या देते हैं, R1 क्या देते हैं और इसको क्या देते हैं, R2। अब अगर देखो जो R1 है ये R2 से कम है ना, R1 क्या है, R2 से कम है, और कितना कम है, अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो ये 20 है ये 40 है, तो ये इनका रेशियो, रेजिस्टेंस का रेशियो कितना रहा, 1:2। अब देखो करंट का काम क्या है बेटा, करंट का काम है, मतलब रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को अपोज करना। इसका मतलब जितना ज्यादा करंट होगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही कम करंट होगी। ठीक है, इसका मतलब इसका R1 क्या है, कम है, रेजिस्टेंस इसका कम है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा, तो इसमें करंट क्या हो जाएगी बेटे, इसमें करंट ज्यादा हो जाएगी और इसमें करंट क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। और यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस का रेशियो है यही यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाली में क्या हो जाएगी, करंट अगर 2 मान लेते हैं तो सेकंड वाले में करंट कितनी हो जाएगी, 1। तो जो फर्स्ट वाला है उसमें करंट ज्यादा होगा और सेकंड वाले में करंट क्या होगी बेटे, कम होगी। ठीक है, तो दो रेजिस्टेंसेस थे, एक 20 और एक 40, दोनों को पैरेलल में लगा रखा था। तो एक इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे कि भाई जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें उतना ही कम करंट फ्लो होगा। तो कम करंट फ्लो हुआ किसमें, ये 40 ओम वाले में। ठीक, अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी का वोल्टेज गिवन होता तो मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के भी दिखा भी देता, लेकिन हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, यू हैव 2 मेटेलिक वायर्स, कह रहे हैं आपके पास 2 मेटेलिक वायर है, एक का रेजिस्टेंस 6 ओम है, दूसरे का रेजिस्टेंस 3 ओम है। हाउ विल यू कनेक्ट दीज वायर्स टू गेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, कह रहा है कि हम इनको किस तरीके से कनेक्ट करें कि उनका नेट रेजिस्टेंस 2 ओम आ जाए। तो अभी देखो जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तब तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कैसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन अभी हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखा है इसका भी, तो हम डायरेक्टली केसेस बना के देखेंगे। पहले हम इसको सीरीज में लगा के देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक ऐसा लिया रेजिस्टेंस, एक ये 6 ओम का लिया और एक हमने लिया 3 ओम का। अब इनमें क्या होता है, रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाता है ना, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 ओम। क्या हमें 9 ओम चाहिए था क्या, नहीं, हमें 9 ओम नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था 2 ओम। तो अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस में हम इनको पैरेलल में लगा के देख लेते हैं। ये हमने 6 ओम यहाँ लगाया, 3 ओम लगाया यहाँ, तो इसका आर नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 + 1/3 हो जाएगा, वो तो 1/r नेट क्या हो जाएगा, इसमें इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो 1 ही रहेगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये ऊपर आ जाएगा 3/6, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। तो 1/r नेट की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2 है। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, 2। हमें 2 ओम ही तो चाहिए था कि 2 ओम बताना था,
तो 2 ओम कैसे कनेक्शन पे आया मिलेगा हमें, पैरेलल कनेक्शन पे। कैसे कनेक्शन पे मिल रहा है बेटे, पैरेलल कनेक्शन पे मिल रहा है हमें 2 ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज मेड 3 टाइम्स its initial value, how will the rate of heat produced change। अच्छा, यहां पे कह रहा है कि अगर हमने करंट को 3 गुना बढ़ा दिया, मतलब 3 गुना कर दिया, तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, यहां पे रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस की बात की जा रही है। इसका मतलब बेटा यहां पे कुछ और नहीं, यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, पावर की, क्योंकि यहाँ पे रेट लिखा हुआ, अगर खाली हीट लिखा होता तो इसका मतलब एनर्जी की बात करते, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब यहाँ पे पावर की बात कर रहे हैं। तो पावर के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, पावर के देखो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम भी पढ़ा था हमने। पावर का फॉर्मूला हमने वी आई भी पढ़ा था। पावर का हम फॉर्मूला हमने आई स्क्वायर आर भी पढ़ा था, और पावर का फॉर्मूला हमने वी स्क्वायर बाई आर भी पढ़ा था। कह रहे हैं कि अगर हमने रजिस्टर के थ्रू करंट 3 गुना कर दी, क्या कर दी, 3 गुना कर दी, तो कितनी पावर होगी, पावर में क्या होगा। तो यहाँ पे हम करंट, रेजिस्टेंस और पावर के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस करंट बोला ना, देखो करंट बोला, रेजिस्टर बोला और पावर बोला ना, देखो पावर बोला हुआ है, मतलब ये पावर बोला गया, तो इन तीनों के बीच वाला ही रिलेशन यूज करेंगे। तो हम कह देते हैं कि इनिशियल क्या था, आई स्क्वायर आर। अब नया पावर क्या हो जाएगा, करंट को 3 गुना कर दिया गया, करंट को कितना गुना कर दिया गया बेटे, 3 गुना कर दिया गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 9 आई स्क्वायर आर। अब ये आई स्क्वायर आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, पी लिख सकता हूं ना। इसका मतलब जो नया पावर है वो क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर हमने करंट को 3 गुना कर दिया, किसी रजिस्टर में अगर हमने करंट को 3 गुना कर दिया, तो उसमें पावर 9 गुना हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगा बेटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं वाई एन एमीटर इज लाइकली टू बर्न आउट इफ यू कनेक्ट इट इन पैरेलल। कह रहा है कि अगर हमने, मान लेते हैं कि एमीटर को इस तरीके से पैरेलल में जोड़ दिया, ये हमने एमीटर को इस तरीके से बेटा पैरेलल में जोड़ दिया, तो मैं पहले पैरेलल में जोड़ देता हूं। कह रहे हैं तो ये क्या होगा, बर्न आउट हो जाएगा। क्यों होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हमने एमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया तो वो बर्न आउट हो जाएगा। क्यों, क्या रीजन है, किस वजह से वो बर्न आउट होगा। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, बर्न आउट होने का रीजन कि भैया देखो इसके थ्रू वोल्टेज कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे, ठीक है, इसके थ्रू वोल्टेज हाई वोल्टेज हो जाएगा, और हाई वोल्टेज होगा तो इसमें करंट क्या होने लगी, हाई करंट फ्लो होने लगेगी, और हाई करंट फ्लो हो जाएगी तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, बर्न आउट हो जाएगा। तो सिंपल सा रीजन क्या है कि भैया पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्या होता है बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ गया तो उसमें करंट भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। करंट बढ़ जाएगी और एमीटर के थ्रू एक्सेसिव करंट पास होगी, ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगी, तो वो सिंपली बर्न आउट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम एमीटर को कैसे लगाते हैं बेटा, हम एमीटर को हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ अ डिवाइस। कह रहे हैं कि हमें किस टाइप का कॉम्बिनेशन को यूज करना चाहिए, मतलब हम किस टाइप के कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे कि रेजिस्टेंस घट जाए। तो इसके लिए मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे एक मैंने कहा कि भैया एक 6 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया। तो पहले अगर मैं इनको सीरीज में जोड़ दूं, कैसे जोड़ूं, सीरीज में जोड़ दूं, तो ये 6 है, ये 3 है, तो आर नेट निकालेंगे बेटा। तो आर नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, आर नेट की वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस मतलब 6 प्लस 3 9 ओम आएगा। वहीं पे अगर मैं पैरेलल में लगा दूं, अगर मैं इसको पैरेलल में लगा दूं तो ये जाएगा 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 1/6 प्लस 1/3, ये 1/आर नेट निकाल रहे हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3/6, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/आर नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसका मतलब आर नेट की वैल्यू क्या हो गई, 2 ओम। अब देखो ज्यादा कौन सा है, ज्यादा ये है, और कम कौन सा है, ये है।
ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि हम किस टाइप के कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे कि रेजिस्टेंस घटा दिया जाए। तो डिक्रीज करने के लिए हम पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कैसा यूज करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि रेजिस्टेंस कम हो, तो उसके लिए आपको कनेक्शंस कैसे करने पड़ेंगे? पैरेलल कनेक्शंस करेंगे। तो पैरेलल कनेक्शन में जो भी आप रेजिस्टेंसेस जोड़ रहे होगे, उनमें जो सबसे कम वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम मिलेगा आंसर। जैसे यहाँ पे देखो कम रेजिस्टेंस कितना था? 3 था, और हमारा जो पैरेलल कनेक्शन करके क्या मिला? 2 मिला, मतलब 3 से भी कम मिला। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में कम होता है, और अगर ज्यादा चाहिए होगा तो हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई शुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर बी लो और हाई? नहीं, सॉरी, शुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर बी लो और हाई, गिव रीजन। तो भाई इसका मैंने क्या बताया था? हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भैया इसका करंट को मेजर करने का काम नहीं है, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। तो ये चाहेगा कि इसके थ्रू करंट फ्लो ना होने पाए, और करंट फ्लो ना होने पाए इसके लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई। और आपको मैंने ये भी बताया था कि आइडल वोल्ट मीटर होता है जो, आइडल वोल्ट मीटर होता है जो, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं होती है कि इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको पैरेलल में लगाया जाता है, और इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच हैव हायर रेजिस्टेंस। मतलब ये दो चीजें गिवन है, एक हमारे पास, इसको ए कह देता हूं फिलहाल के लिए, और उसको बी कह देता हूं। तो ये ए है और ये बी है। इसकी पावर रेटिंग कितनी है बेटे? इसकी पावर रेटिंग है 50 वॉट की, और इस वाले की पावर रेटिंग है कितनी? 25 वॉट की। कह रहे हैं कि दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और कितना टाइम ज्यादा होगा। तो हमने पढ़ा भाई फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू वी आई भी पढ़ा हुआ हमने, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी पढ़ा हमने, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर भी पढ़ा हमने, और P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी भी पढ़ा। तो देखो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस पावर के बीच में रेजिस्टेंस पावर के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है, और सेम सप्लाई ले रहे होंगे हम। क्या ले रहे होंगे? सेम सप्लाई ले रहे होंगे, तो हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं, वैसे तो हमें ये पता है कि P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, या R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है P से। इसका मतलब जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर क्या होगा? उसका पावर कम होगा। या इसका उल्टा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखो इसका पावर क्या है? ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ भी रहा है कि कितना टाइम्स, तो उसके लिए हमें वैल्यू फाइंड भी करनी पड़ेगी। तो यहां से अगर मैं इसको 1 लिख लेता हूं, तो अगर मैं R1 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या होगा? वी स्क्वायर बाई P1। ठीक है, तो R1 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई, ये कितना हो गया? 50 हो गया। इसी तरीके से R2 की वैल्यू निकालूंगा तो R2 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 25। रेशियो ले लेते हैं, R1 बाई R2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 50, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 25। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, तो R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू 25 बाई 50। कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बाई 2। ठीक है, तो जो R2 है वो 2 टाइम्स हो जाएगा R1। ठीक है, तो जो ये सेकंड बल्ब है इसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा? सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है। सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा। और पहले वाले रेजिस्टेंस के कितना है? 2 टाइम्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्या कह रहा है? थ्रू द सेम दो द सेम करंट फ्लोज थ्रू अ लाइन वायर और द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब येट द लेटर ग्लोज। कह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं ये वायर है और ये बल्ब है। कह रहे हैं कि जो ये वायर है, ये वायर है, और ये क्या है? ये बल्ब है। कह रहे हैं कि वायर और बल्ब के थ्रू सेम करंट फ्लो हो रही है, लेकिन तब भी बल्ब ही ग्लो कर रहा है, क्यों? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटे कि जो वायर है और जो बल्ब है उनके थ्रू सेम करंट फ्लो हो रही, तब भी बल्ब ही ग्लो कर रहा है, वायर ग्लो नहीं कर रहा है। पहली चीज, जो वायर है वो क्या है? गुड कंडक्टर है बेटे। ये क्या है? गुड कंडक्टर है। जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस क्या है? हाई रेजिस्टेंस है बेटे। क्या होता है बेटे? यहाँ पे जो इसका फिलामेंट होता है ना बल्ब का, ये जो फिलामेंट है, ठीक है,
फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, और हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से यहां पे मोर हीट विल डेवलप, क्या होती है, मोर हीट विल डेवलप। ठीक है, यहां पे हीट ज्यादा डेवलप होती है और इसी वजह से बल्ब क्या होता है, ग्लो करता है, वायर ग्लो नहीं करता। तो क्वेश्चन था कि भाई कि इस वायर और बल्ब के थ्रू सेम करंट फ्लो हो रही है, लेकिन बल्ब ग्लो कर रहा है, वायर ग्लो नहीं कर रहा है। उसका सिंपल सा रीजन कि भाई बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस की वजह से उसके थ्रू हीट डेवलप, ज्यादा हीट डेवलप होती है, और ज्यादा हीट डेवलप होने की वजह से वो ग्लो करता है। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे। नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन बाय बाय।